और आपकी हंसी को लेकर भी टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि रामायण के बाद पहली बार इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है। सही बात, के लगा वो तो मेरा भाई है ना, इसीलिए पारिवारिक तौर से मेरे हंसी में वो पहचान। ये है कि जब आरएसएस का फाउंडेशन हो रहा था तो हेडगेवार साहब से पूछा गया था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो आपका भी मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ है? क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी, तो कम्युनिस्टों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। अभी मैं हूँ तमिलनाडु में। मैंने यहाँ आकर देखा कि सरेआम बिकता है यहाँ पर गौ माता का मीट, तो बड़ा दिल दुखा यार। यहाँ के लोग मतलब गौ माता का मीट सरेआम बेचते हैं और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, मैंने एक दिन आपसे जिक्र किया था और कल भी किया था कि वक्त हमेशा बदलता है। वक्त किस समय किसका बदल जाए कोई नहीं जानता। और मैंने कल ये भी कहा था कि आएगा एक दिन कि जब आवाज उठनी शुरू हो जाएंगी, और वो आवाज कल ही उठ गई। मैं वो आवाज आपको सुनवाऊंगा। उससे पहले आज एक बार फिर से लोकसभा में कांग्रेस के एक सांसद गोगोई ने एक बार फिर इंडिगो का मामला उठाया। उसमें उन्होंने कहा कि मंत्री को इस पर बयान देना चाहिए और क्या कार्रवाई की है वो बताना चाहिए। एक बार आप सुन लीजिए। एक मिनट मेरी, एक सेकंड, एक व्यक्ति बोल ले, कोई बोल ले, आप बैठ जाएं। नो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। एक ऐसा मैंने कहा कि वक्त हमेशा बदलता रहता है, वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज जो राजा है वो कल रंक भी हो सकता है और जो रंक है वो राजा भी बन सकता है। वक्त ने अच्छे अच्छों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पहुंचाया है। ऐसा ही दौर और ऐसा ही वक्त शायद अब आने वाला है, क्योंकि लोग अपनी आवाज, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि एक दिन आपको बोलना पड़ेगा। कल ही शाम को एबीपी न्यूज पर जब 41,000 रुपए केसी त्यागी की जेब से गए तो वो टीवी पर चिल्लाए हैं और सरकार को और डीजीसीए को खरी खरी सुनाई और डीजीसीए को भंग करने का भी उन्होंने कहा कि उसे भंग कर देना चाहिए। सुन लीजिए एक बार। सरकार क्यों है इतनी लाचार? सरकार कहां थी? इस सवाल का भी तो जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। संदीप जी, आपका गुस्से से भरा हुआ, वेदना से भरा हुआ जो विश्लेषण है, मैं उससे न सिर्फ सहमत हूँ बल्कि मैं आपसे भी ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी एक बिटिया कल इंडिगो से मुंबई जा रही थी लोग का फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए।
और मैं इसमें एयर इंडिया को भी घसीटना चाहता हूँ साजिश में। उसकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। आज वो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एनडीए का बहुत महत्वपूर्ण घटक का बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते 41,000 रुपये का टिकट मेरी बेटी ने लिया मुंबई का, एयर इंडिया का। मैं चाहता हूँ मंत्री हो, डीजीसी हो, कोई भी हो, मेरा पैसा वापस होना चाहिए। पैसा वापस नहीं है, अपराध है। एक मिनट ऐसा मैंने केसी त्यागी साहब, और इसको हम हेडलाइन बनाने वाले हैं। ये खुल्लम खुल्ला डकैती है, अपराध है और अनदेखी है नियमों की। कल ही तो डीजीसीए ने नियम बना दिए थे, सीमा तय कर दी थी। 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच की जो दूरी है वहां पर 15,000 रुपए से ऊपर का फ्लाइट टिकट हो ही नहीं सकता। 1500 से किलोमीटर ऊपर हो तो 18,000। मुंबई का एरियल डिस्टेंस 1350 किलोमीटर है। 41,000 कैसे लिए जा रहे हैं? सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। मतलब मेरे पास रसीद है, ये देखिए संदीप जी, मेरे पास रसीद है आज की 4:15 या 4:20 की फ्लाइट की, अपनी बच्ची की 41,000 रुपये। मैं नायडू जी से भी कहना चाहता हूँ, एयर इंडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ कि मुझको अपना बाकी बकाया वापस चाहिए, जिसमें मैंने 15,000 रुपए से ऊपर नहीं ले सकते। खुली डकैती चल रही है, ये लूट मची हुई है और सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है, शतुरमुर्ग बनी हुई है। दूसरा मेरा बुनियादी सवाल है, और पैनल के मित्रों में मेरी 2 पत्रकार साथी जरूर मदद करेंगे। जब ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं थी एयर इंडिया, तो देश में जो उदारीकरण की प्रक्रिया चली है उसमें मेरे में आप में एक मतभेद है। आप इस सरकार को दोषी मानते हो। उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 से होगी थी, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज वो वक्त आ गया था जिसका हमको सदियों से इंतजार था। केसी त्यागी साहब, मैंने परसों भी 1 मिनट के लिए देखिए, मैं परसों भी ये बात कही, जो ये विमर्श है ये विमर्श हम कर लेंगे। आज की तारीख में जो ये लाखों लोग परेशान हुए घूम रहे हैं और ढिठाई इतनी, सिस्टम ऐसा सरकार को ठेंगा दिखा रहा है। आप खुद उसका खुलासा कर रहे हैं। 41,000 रुपए की टिकट लेनी पड़ रही है, 15,000 से ऊपर हो नहीं सकता दाम। मतलब खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। और उसमें कागज है। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। मेरे पास मैं वो तो लेंगे और इसको तो मैं हेडलाइन बनाने वाला हूं, ये कल पूरे दिन खबर चलाने वाला हूं। पर मुझे ये बताइए कि सिर्फ इंडिगो जिम्मेदार है क्या, या एयर इंडिया जिम्मेदार? ये मंत्री क्या कर रहे हैं कि ना इंडिगो की पूरी जिम्मेदारी? संदीप जी, जब बाजार के हाथ में ताकत आ जाती है, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, तब ये मेरे आपके विश्लेषण में यही फर्क है। अभय दुबे जी मेरी बात को एग्री कर देंगे। जब मार्केट फोर्सेस संचालन कर रही हैं, एक तो जब एयर इंडिया की मोनोपोली थी, तमाम देश चिल्लाता जहाज चलाना क्या सरकार का काम है। उसके बाद ये प्राइवेट एयरलाइंस आ गई, ये सरकार तो टाल कारणों से सब बंद हो गई। अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के साथ खड़े हैं। चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाएगा, चप्पल पहनने वाला 41,000 रुपए की टिकट खरीद लेगा। ये लूट जो मची हुई है उसको रोकने की जिम्मेदारी नहीं है मंत्री की, तो मंत्रालय क्यों है? इस मंत्री के सरकारी आवास आने जाने, इसके स्टाफ के पैसे हम करदाता क्यों भरें? बंद करिए ये मंत्रालय, बंद करिए तमाशा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जरूरत ही नहीं फिर तो। संदीप जी, थोड़ा मैं अपनी बात कह लूं, अगर आपका गुस्सा थोड़ा कम हो गया हो। ये व्यवस्था है और मैं चाहता हूं, मैं प्राइवेट एयरलाइंस के इंडियन मार्केट में एज ए सोशलिस्ट दखल देने का पक्षधर नहीं रहा हूं कभी भी। शरद यादव जी हमारे सीनियर कुलीग थे, वो मिनिस्टर रहे हैं और मैं उनके साथ एयर इंडिया बोर्ड के मेंबर के लिए नॉमिनेट हुआ था, इसलिए मुझे अंदर की जानकारी है। डीजीसीए पहले दर्जे का करप्ट, सबसे पहला काम मैं चाहूंगा कि डीजीसीए को सस्पेंड किया जाए। एक दूसरा, 3 नवंबर से एक क्राइसिस है, आप अपनी बात कहते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 नवंबर से एक क्राइसिस है, इसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाना चाहिए, जिस संस्था का नाम है इंडिगो।
अगर कल से ही ठीक ना, तीसरा एंड अबोल मेरे जैसे जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, जिनके कई हजार लाख करोड़ रुपए जरूरत में चले गए हैं एयर इंडिया के पास, दूसरी एयरलाइंस के पास, उनका एक एक पैसे का भुगतान होना चाहिए। हम कोई चोर नहीं है, हमने 2-2 बार पार्लियामेंट में रहे, हमारे दिल्ली में भी अपना कोई मकान नहीं है, तो हम लोग 41,000 रुपये हमने इसलिए दिए कि हमारी बेटी जाकर के एग्जाम दे आए। कल उसका एग्जाम है मुंबई में, मेरे पास कागज है एग्जाम का भी, मेरे पास कागज है 41,0000 रुपये देने का भी। हमारी वेदना आपसे ज्यादा है। आप अपना आप इतने अहम पद पर हैं, आप इतने महत्वपूर्ण घटक हैं, ऐसा तजुर्बा आपको ट्वीट करके पीएमओ से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सबको इसकी पर्ची दिखाकर कि हो क्या रहा है ये किस बात का कानून बनाया जा रहा है कि 15,000 रुपए से ऊपर टिकट नहीं हो सकती अगर 1500 किलोमीटर का फासला है, 1000 से 1500 किलोमीटर का। हाउ डेयर दे। और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। संदीप जी, आपके इस विश्लेषण के बाद, सरकार की इस घोषणा के बाद एयर इंडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 41,000 रुपए क्यों लिए आज? मेरे पैसे लौटाइए, वरना मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं, हम सामान्य जन हैं। ये बड़ी खबर है और हमारी न्यूज मिल रही है। एनडीए के अहम घटक जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक केसी त्यागी, पीसीआर इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाई है, वो कह रहे हैं ये जो लूट मची हुई है, 41,000 रुपए की टिकट ली गई, उनकी बेटी ने 41,000 रुपए आज 7 दिसंबर को पे किए, और अगर ये पैसे वापस नहीं होते तो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं केसी त्यागी। एनडीए के अहम घटक के बहुत वरिष्ठ नेता वो भूख हड़ताल की, अनशन की धमकी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बदतमीजी किसी के साथ हो, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई किसी के साथ मारपीट करे, परंतु अपने हक की लड़ाई तो आपको लड़नी ही पड़ेगी। जब लड़ाई हक की होगी तो फिर सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने सदन में कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी को कल काफी दिन पहले सुपर्णखा बता दिया था। उसका जवाब रेणुका चौधरी ने किस तरह दिया है एबीपी न्यूज पर ही, और गोदी एंकर उसका मुंह देखती रह गई जब उसने उस सवाल का जवाब दिया। देखिए एक बार आप। चल रही है। प्रधानमंत्री ने एक बार आपकी हंसी को लेकर भी टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि रामायण के बाद पहली बार इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है। सही बात, वो तो मेरा भाई है ना, इसीलिए पारिवारिक तौर से मेरे हंसी वो पहचान ली। ये है कि जब आरएसएस का फाउंडेशन हो रहा था तो हेडगेवार साहब से पूछा गया था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो आपका भी मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ है? क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी, तो कम्युनिस्टों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। अभी मैं हूँ तमिलनाडु में। मैंने यहाँ आकर देखा कि सरेआम बिकता है यहाँ पर गौ माता का मीट, तो बड़ा दिल दुखा यार। यहाँ के लोग मतलब गौ माता का मीट सरेआम बेचते हैं और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती। ये बड़ा आसान होता है। हंसी को लेकर भी टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि रामायण के बाद पहली बार इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है। सही बात, वो तो मेरा भाई है ना, इसीलिए पारिवारिक तौर से मेरे हंसी वो पहचान लिए। मुसलमान विरोध, ओबीसी विरोध, दलित विरोध और इस देश के हर उस मजदूर और गरीब का विरोध करने वाली, गुप्त रूप से विरोध करने वाली, खुले में नहीं करते, गुप्त रूप से विरोध करने वाली आरएसएस के खिलाफ अब पब्लिक सड़क पर आनी शुरू हो गई है। पब्लिक आरएसएस के खिलाफ नारे लगा रही है और उसमें महिलाएं ज्यादा हैं। ये मामला है, आप इसको देखिए। और ये क्या बोल रही हैं महिलाएं आरएसएस के खिलाफ, आपको ये भी देखना चाहिए। एक बार देख लीजिए आप।
है कि जब आरएसएस का फाउंडेशन हो रहा था तो हेडगेवार साहब से पूछा गया था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो आपका भी मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ है? क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी, तो कम्युनिस्टों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और आज़ाद हिंदुस्तान में समाजवादी समाज बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उसी टाइम में इनका मोर्चा बन रहा था, तो इनसे भी पूछा गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे? उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। जब उनसे कहा गया कि खुदीराम बोस तो शहीद हो गया, करतार सिंह सराभा तो शहीद हो गया, इन्होंने फांसी पे लटका दिया, वो यंग बच्चे जो हैं मैदान में उतरे हुए हैं, भगत सिंह और उनकी पूरी टीम जो है, तो पूरी इनकी पूरी कुंडली खोल कर रख दी क्या मजदूरों गुलामी में धकेल देंगे लेबर कोड, ये पूरा मसला लेके ना आरएसएस की पोल खोली। अब आइए जरा हजारों की तादाद में कहाँ उतरे, सैकड़ों की तादाद में गए। खबर है कि वाराणसी में एसआईआर के नाम पर हो रहे अन्याय और धांधली के खिलाफ युवा कांग्रेस ने पीएमओ का घेराव करने की ऐतिहासिक पहल की। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यूथ कांग्रेस के, उनको उदय भानु, उनको और विशाल सिंह है, उनको कांग्रेस सभी पुलिस प्रमुख पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की राजनीति हो और गऊ का जिक्र ना हो। एक महानुभाव है, वो तमिलनाडु में बता रहे हैं कि जी गऊ का मीट बिक रहा है, यहाँ बिक रहा होगा, मैं भी मानता हूं बिक रहा होगा, नहीं बिकना चाहिए, मैं ये भी मानता हूं, परंतु क्या ये शख्स कभी अपने मंत्री किरण रिजिजू से बोलेंगे? क्या गोवा में किस तरह से स्मृति ईरानी का भी रेस्टोरेंट वहां पर है, इनकी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, वहां पर खुलेआम गौ का मांस बेचा जाता है, उस पर कभी बोलेंगे? ये क्या ये बोल रहा है, एक बार इसका भी सुन लीजिए बेचारे का। तो अभी मैं हूँ तमिलनाडु में, मैंने यहाँ आकर देखा कि सरेआम बिकता है यहाँ पर गौ माता का मीट, तो बड़ा दिल दुखा यार। यहाँ के लोग मतलब गौ माता का मीट सरेआम बेचते हैं और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती। चलो सरकारी इन लोगों की द्रविड़न की सरकार है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा गाँव का मीट खाने वाले, मांस खाने वाले यहाँ पर क्रिश्चियन हैं और द्रविडियन हैं, और फिर तीसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं और चौथे नंबर पर हमारे हिंदू आते हैं। यहाँ के हिंदू भी 70% हिंदू यहाँ के लोग गाय खाते हैं। मुझे यहाँ पर दुकान वाले ने बताया, भैया ने, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर यार श्रेया। अब बताइए, तो क्या उत्तर भारत के हिंदू असली हिंदू नहीं है, या तमिलनाडु भारत में नहीं आता? क्या ये राजनीति सिर्फ उत्तर भारत के लिए होती है? इस पर सवाल तो खैर आप तो तमिलनाडु। एक मनारा चोपड़ा नाम की अभिनेत्री है, उन्हें इस्लाम पसंद आ गया है और उन्होंने इस्लाम के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। उनकी वेशभूषा आप देखिए एक बार। मनारा चोपड़ा ने पहना बुर्का, बनी हिजाब गर्ल, सुनी कुरान की आयतें। तो ये खबर है मुस्लिम वॉइस स्पेस की। उसके बाद मनारा चोपड़ा ने बुर्का पहनकर और कुरान की आयतें सुनी। उसके बाद उनका कहना है कि उनका दिल को बहुत सुकून मिला। इस्लाम में ही है ही सुकून का मजहब। मैं कहूँगा हर मजहब में बहुत सुकून है, ऐसा किसी मजहब में। ये बाबरी मस्जिद को AI की मदद से बनाया है इन्होंने। ये एक वीडियो निकल कर आई, उसका पूरा ढांचा इन्होंने तैयार किया AI की मदद से। ये भी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, सामने आई है। इसे लेकर लिखती हैं नरगिस बानो, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की तंगी जिंदा है। ये वो लिखती हैं। खैर चलिए अगली खबर देखिए। कितना ये व्यक्ति, पहले देखिए, पुलिस वालों को पीटकर हंसते हुए निकला योगेंद्र राणा। मुरादाबाद पुलिस ने करनी सेना उपाध्यक्ष को 2 दिन में 2 बार पकड़ा, जेल नहीं भेजा। ये देखिए यहाँ तमाशा शुरू हो गया कि हमारे भाई को कैसे पकड़ा, ये तमाम चीजें। ठीक है, अब आइए खबर क्या है। खबर इसमें लिखते हैं, योगी राज में क्षत्रिय करनी सेना का जलवा, पुलिस वालों को पीटकर हंसते हुए निकला योगेंद्र राणा। मुरादाबाद पुलिस ने करनी सेना के उपाध्यक्ष को 2 दिन में 2 बार पकड़ा पर जेल नहीं भेजा। दैनिक भास्कर की खबर पड़ी है कि थाने के भीतर करनी सेना का धरना हुआ, पुलिस मनोहार करती रही, पुलिस के अपने ही साथी पिट गए और करनी सेना का पदाधिकारी अट्टहास करता रहा। और वो क्या, हमारे देश में हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा की आजादी है, हर व्यक्ति को धर्म का परिवर्तन करने की भी आजादी है, हर व्यक्ति को जो उसके साथ जुर्म हो रहा है उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की आजादी है। परंतु कुछ समय से इस आजादी पर जो ब्रेक लग रहा था, उसको किस तरह केसी त्यागी ने कल शाम को धोया है और किस तरह से
मनारा चोपड़ा हिंदू होते हुए मुसलमानों की पैरवी कर रही हैं, ये भी आपने देखा। और किस तरह से सुपर्णखा कहने पर प्रधानमंत्री की बातों का जवाब ये कहा कि वो तो मेरे भाई हैं, परिवार के लोगों को तो जानते होंगे। ऐसे सवाल और ऐसे जवाब देकर सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और यह दिखाया जा सकता है कि आप ही नहीं बोलते उल्टा सीधा, हम सीधा बोलकर भी आपके उल्टे सीधे सवालों का जवाब दे सकते हैं। देश में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। मैंने कल आपसे कहा था कि इसमें इंडिगो की जो क्राइसिस है, इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश है और उस साजिश में कहीं ना कहीं अडानी है। अडानी क्यों साजिश में है, अडानी इसमें कहां से बीच में आ गए, ये सब खुलासा मैं करूंगा कल के वीडियो में आपके सामने। क्योंकि जो क्राइसिस पैदा किए गए और सरकार का लचीलापन, सरकार का निकम्मापन, जो टिकट मैक्सिमम 18,000 की होनी चाहिए वो 80,000 82,000 की बिकी, उसका सबका खुलासा मैं कल के वीडियो में आपके सामने करूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों और किस तरह अडानी और ढेरों कंपनियों को अपने चंगुल में ले चुका है, इसी तरह के प्रोपेगेंडा या ईडी सीबीआई के जांच के दायरे में लाकर। ये सब कल मैं खोलूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।